कहते हैं कि जब कोई इंसान सिर्फ अपना फायदा सोचकर काम करता है तो वो अनजाने में समाज का कहीं ज्यादा भला कर देता है। ये मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के शब्द हैं। और आज हमारी चर्चा इसी बाजार और सरकार की खींचतान पर है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिल की परतों को खोलने जा रहे हैं जो भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के भविष्य को तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं नए सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल की, और खास तौर पर भारतीय कमोडिटी बाजार यानी जिंस बाजार पर इसके असर की। बिल्कुल। हमारा ये विश्लेषण द प्रिंट में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। जी, और ये लेख इस बिल के, आप कह सकती हैं, दोहरे चरित्र को सामने लाता है। एक चेहरा जो भविष्य की ओर देख रहा है और दूसरा जो अतीत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं हमारे उन श्रोताओं को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक अहम हिस्सा है। हाँ, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इससे जुड़े सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस बिल की एक तरह से चीर-फाड़ करना, ये समझना कि इसके फायदे क्या हैं और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी इसके छिपे हुए नुकसान क्या हैं। सही कहा। कागज पर तो ये बहुत शानदार लगता है। मतलब एक नया कोड जो शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार दोनों के बिखरे हुए कानूनों को एक साथ एक ही छत के नीचे ला रहा है। सुनने में तो ये सुधार का एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक पेच है। तो चलिए इस बिल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आधुनिकीकरण है या फिर पुराने सरकारी नियंत्रण का एक नया हथियार। तो चलिए शुरुआत अच्छी बातों से करते हैं। बिल का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है नियामक अभिसरण, रेगुलेटरी कन्वर्जेंस। जी, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स दोनों को एक ही कानून और एक ही बॉस यानी सेबी के दायरे में लाया जा रहा है। हाँ, और ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये 2015 से चली आ रही एक सोची समझी नीति का ही अगला कदम है। अच्छा। उस वक्त भी लक्ष्य यही था कि भारत के सभी सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए एक जैसा कानून हो, ताकि कोई वो कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन सवाल यह है कि सबको एक ही छत के नीचे लाने से असल में फायदा क्या होता है? एक आम ट्रेडर या निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके कई ठोस फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है नियमों में एकरूपता। जब नियम एक जैसे होते हैं तो बाजार में काम करना, निवेश करना सब कुछ आसान और सस्ता हो जाता है। आप सोचिए, अगर आपको शेयर खरीदने के लिए अलग नियम और सोना खरीदने के लिए बिल्कुल अलग नियमों से गुजरना पड़े तो बहुत मुश्किलें होंगी। हाँ, ये बिल उसी मुश्किल को खत्म करता है। इससे अलग अलग एसेट क्लास में ट्रेडिंग की लागत और रुकावटें कम होती हैं। कुल मिलाकर ये भारत के वित्तीय बाजार को दुनिया के आधुनिक बाजारों की बराबरी में खड़ा करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी कदम। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बात, एक साफ सुथरा आधुनिक सिस्टम। लेकिन लेख इसी बात पर उंगली उठाता है कि बिल की ये जो निरंतरता वाली खूबी है वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी है। ये कैसे हो सकता है? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। ये बिल सिर्फ अच्छे नियमों की निरंतरता नहीं रखता, बल्कि कमोडिटी बाजारों पर सरकार की दशकों पुरानी नियंत्रण वाली सोच को भी बनाए रखता है। अच्छा। और उसे और ज्यादा मजबूत करता है। ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। तो आप कह रही हैं कि इस नए बिल की जड़ें काफी पुरानी हैं? बहुत पुरानी। कमोडिटी ट्रेडिंग पर सरकारी नियंत्रण की ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध? जी, जब ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे लागू किया था। ये एक तरह का वॉर टाइम कंट्रोल था। मतलब जो कानून अंग्रेजों के जमाने में विश्व युद्ध के लिए बना था, उसकी मानसिकता आज भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को चला रही है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। प्याज या दालों के दाम आसमान छूते हैं, ये कानून खबरों में आ जाता है। वही। ये अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को लगभग असीमित शक्ति देता है। वो किसी भी वस्तु को आवश्यक घोषित कर सकते हैं और फिर उसके उत्पादन, भंडारण और वितरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉक सीमा लगाना, कीमतें तय कर देना, निर्यात पर रोक लगा देना, ये सब इसी के तहत होता है। और इसका उल्लंघन कोई सिविल मामला नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक मामला माना जाता है। और इन नियंत्रणों को लागू करने के कारण भी जरूर समय के साथ बदलते रहे होंगे, है ना? निश्चित रूप से। 1950 के दशक में जब देश में अनाज की कमी थी, तो इसका मकसद था कि सबको बराबर राशन मिले। 70 के दशक तक ये विदेशी मुद्रा कमाने का एक जरिया बन गया और 80 के दशक के आते आते इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरी रोकना हो गया। और पिछले 20 सालों में तो
प्याज, जूट, चीनी, पेट्रोलियम सब कुछ इसके दायरे में आ चुका है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये तो हुई इतिहास की बात। ये नया सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल इस पुरानी नियंत्रण वाली मानसिकता को आज के डेरिवेटिव्स बाजार में कैसे लेकर आ रहा है? ये बिल ठीक यही काम करता है। ये सरकार को ये तय करने की खुली छूट देता है कि किन कमोडिटीज में वायदा कारोबार यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जा सकती है और किन में नहीं। एक मिनट। और यहीं पर हमें इसकी तुलना स्टॉक मार्केट से करनी चाहिए, तब इसका विरोधाभास साफ दिखेगा। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वैसा ही हुआ जैसे सरकार तय करे कि स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस का शेयर ट्रेड हो सकता है, लेकिन इन्फोसिस का नहीं। ऐसा तो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्टॉक मार्केट में ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। वहां सेबी के पास एक पारदर्शी नियम आधारित ढांचा है। किसी शेयर को एफएनओ सेगमेंट में शामिल करना है या नहीं, ये उसके मार्केट कैप, टर्नओवर, लिक्विडिटी जैसे साफ सुथरे पैमानों पर तय होता है। कोई मनमानी नहीं। लेकिन इस नए बिल में कमोडिटी के लिए ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये फैसला किस आधार पर होगा? बस यहीं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम वाली मानसिकता लौट आती है। फैसला सरकार के अपारदर्शी विवेक पर होगा, जो प्रशासनिक मनमानी को खुला निमंत्रण देता है। अच्छा। असल में ये बिल नियामक अधिकार को सरकार और सेबी के बीच बांट देता है, और जब भी इस तरह का दोहरा नियंत्रण होता है उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। हमने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच इस तरह के टकराव के बुरे नतीजे देखे हैं। इसका मतलब अब तो बाजार में एक स्थायी अनिश्चितता बनी रहेगी। एक ट्रेडर या किसान कभी भरोसे के साथ योजना नहीं बना पाएगा। सही कहा ना? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है अनिश्चितता। आज हो सकता है कि चना या सोयाबीन वायदा कारोबार के लिए मंजूर हो, लेकिन कल अगर सरकार को लगता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो बिना किसी स्पष्ट नियम के एक झटके में उस पर रोक लगा सकती है। और ऐसे माहौल में कोई भी बाजार विकसित नहीं हो सकता? कभी नहीं। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक खतरा नहीं है। सरकार ने असल में इस नियंत्रण वाली सोच को हाल ही में एक बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट किया था। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारत का 70% कृषि वायदा कारोबार को एक झटके में रोक दिया। चलिए उस कहानी पे चलते हैं। हाँ, दुर्भाग्य से ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दिसंबर 2021 में सेबी ने खाद्य महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का हवाला देते हुए 7 प्रमुख कृषि जिन्सों में, जैसे चना, सरसों, सोयाबीन, हाँ, पाम तेल, इन सब में वायदा कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 7 कमोडिटीज, और ये वो थीं जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। इसका बाजार पर तो बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा। इस एक फैसले ने उस समय के कुल ट्रेडेड वॉल्यूम के 70% से ज्यादा हिस्से को बाजार से बाहर कर दिया। सरकार का तर्क बड़ा सीधा था। उनका मानना था कि डेरिवेटिव्स बाजार में सट्टेबाजी हो रही है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और इसका बोझ आम आदमी को मंडी में चुकाना पड़ रहा है। जी। लेकिन एक मिनट, सरकार का तर्क भी तो कुछ हद तक सही लगता है। एक आम आदमी के लिए तो यही मायने रखता है कि दाल चावल के दाम ना बढ़े। क्या सट्टेबाजी से कीमतें नहीं बढ़ती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर अक्सर गलतफहमी होती है। वायदा बाजार का मुख्य काम सट्टेबाजी नहीं, बल्कि 2 जरूरी काम करना है। पहला, प्राइस डिस्कवरी यानी भविष्य की कीमतों का अंदाजा लगाना, और दूसरा, हेजिंग यानी कीमतों के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाव। अच्छा। सट्टेबाजी इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन वो बाजार को लिक्विडिटी देती है। तो असली सवाल यह है कि क्या उनका ये कदम कामयाब हुआ? क्या प्रतिबंध लगाने से महंगाई कम हुई? और आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये प्रतिबंध अपने मकसद में कामयाब रहा? आंकड़े एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। उद्देश्य पूरी तरह से विफल रहा। पूरी तरह से? हाँ, अगर हम पिछले 12 वर्षों के खाद्य मुद्रास्फीति के डेटा का विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि कीमतों में उतार चढ़ाव का जो पैटर्न प्रतिबंध लगने से पहले था, वो प्रतिबंध के बाद भी हूबहू वैसा ही बना रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब इतना बड़ा कदम उठाया गया और उसका कोई असर ही नहीं हुआ। कोई सार्थक असर नहीं हुआ, बल्कि कुछ विरोधाभासी चीजें हुई। हाल के समय में खाद्य कीमतों में सबसे बड़ा उछाल जून 2023 में आया, जब ये प्रतिबंध लागू था। अच्छा। और इसके उलट जब 2025 के अंत में खाद्य महंगाई में भारी गिरावट आई, तब भी वायदा बाजार बंद था। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, प्रतिबंध का खाद्य कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो महंगाई के कारण कहीं और थे? मौसम, सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें? बिल्कुल, लेकिन निशाना बनाया गया डेरिवेटिव्स मार्केट को, और अनपेक्षित परिणाम देश के किसानों को भुगतना पड़ा।
इस प्रतिबंध ने उत्पादक यानी किसान को एक तरह से अंधा बना दिया। अंधा बना दिया। हाँ, जैसा मैंने कहा, वायदा बाजार का एक काम है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी, क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकती हैं? बिल्कुल। सोचिए, एक किसान को ये तय करना है कि वो अगले 6 महीने के लिए चने की खेती करे या सरसों की। उसे कैसे पता चलेगा कि 6 महीने बाद किसका दाम अच्छा मिलेगा? वायदा बाजार उसे यही बताता है। ये भविष्य में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है जो आज ही बता देती है कि 6 महीने बाद बाजार किस फसल का क्या दाम देने को तैयार है। सरकार ने महंगाई रोकने के नाम पर इस खिड़की पर पर्दा डाल दिया। नतीजा, किसान अब अंधेरे में तीर चला रहा है। और इसका दूसरा बड़ा नुकसान आपने हेजिंग का ना होना बताया था। कई श्रोताओं के लिए हेजिंग एक नया शब्द हो सकता है। क्या आप इसे सरल भाषा में समझा सकती हैं कि ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करता है? जरूर। हेजिंग को आप किसान के लिए एक बीमा पॉलिसी या एक छाते की तरह समझिए। मान लीजिए किसान ने आज के वायदा भाव, जो कि 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, पर अपनी फसल का सौदा कर लिया। ओके। अब 3 महीने बाद जब फसल तैयार होती है, अगर बाजार में दाम गिरकर 1500 रुपए भी हो जाएं, तो भी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका सौदा 2000 रुपए में पहले ही पक्का हो चुका है। उसने अपने मुनाफे को लॉक कर लिया था। बिल्कुल। इस प्रतिबंध ने किसानों से ये छाता ही छीन लिया। इसलिए जब हाल में कई जिंसों के दाम गिरे, तो किसानों के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तो इस पूरे प्रकरण से क्या सबक मिलता है? ये एक असफल प्रयोग था, लेकिन इसने हमें सिखाया क्या? सबक बहुत साफ है। जब राज्य बाजार के संकेतों को दबाने की कोशिश करता है, तो वो महंगाई जैसी मूल समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि वो उस जानकारी को ही नष्ट कर देता है जो उस समस्या से निपटने के लिए जरूरी होती है। आप थर्मामीटर तोड़कर बुखार का इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। ये सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल एक मिलाजुला मामला है। एक तरफ ये सभी नियमों को एक साथ लाकर बाजार को आधुनिक बनाने का इरादा रखता है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर उसी पुराने, दशकों पुराने सरकारी नियंत्रण को और मजबूत करता है। यह आधुनिकता के लिबास में पुरानी राज्य नियंत्रित सोच को ही आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। दशकों के सरकारी नियंत्रण ने भारत के कमोडिटी स्पॉट मार्केट को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसे बढ़ने नहीं दिया। अब उसी नियंत्रण को डेरिवेटिव्स जैसे जटिल बाजार तक फैलाना और भी ज्यादा अतार्किक है। एक मजबूत कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। ये किसानों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सबको मूल्य के जोखिम से बचाता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर ये बिल समस्या का हल नहीं है, तो सार्थक सुधार कैसे हो सकता है? सार्थक सुधार के लिए कानून बनाने वालों को सिर्फ कानूनों को मिलाने से आगे सोचना होगा। उन्हें बुनियादी सवाल उठाना होगा, क्या 21वीं सदी के भारत को वाकई 1970 के दशक की शैली वाले इन सरकारी नियंत्रणों की जरूरत है? एक अच्छी बात यह है कि सेबी मार्च 2026 में 2021 वाले प्रतिबंध की अगली समीक्षा करने वाला है। इस प्रतिबंध को हटाने का तर्क सिर्फ आर्थिक समझदारी का नहीं है, बल्कि यह नियामक यानी सेबी की अपनी विश्वसनीयता का भी सवाल है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो सोच विचार कर सकें। जरूर। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का लक्ष्य रखता है, वो आधुनिक पारदर्शी बाजारों की जरूरत और दूसरी तरफ संकट के समय हर चीज को नियंत्रित करने की अपनी गहरी राजकीय प्रवृत्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल, बाजार की स्वतंत्रता और आम जनता के हित के बीच ये सही संतुलन आखिर है क्या? और इसे तय कौन करेगा, सरकार, नियामक या खुद बाजार? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। यूपीएससी और सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।